हेलो, आवाज आ रही सबको? यस मैम। यस मैम। चलो शुरू करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है अपना एंट्रेंस का कोर्स फिजिक्स का। इवन दो इट इज हेवी बट स्टिल इट इज इंटरेस्टिंग। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अपना टॉपिक का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। अभी आप बोलना नहीं कुछ भी, जब भी आपको डाउट रहेंगे तब बोलेंगे, ठीक है? मोशन इन वन डायमेंशन। तो इसमें सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन? पोजीशन यानी क्या होता है? पोजीशन मतलब क्या? तो व्हेनेवर अ पार्टिकल और व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है और ये पर्सन है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है? अब ये पर्सन को अलग अलग जगह से अलग अलग लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये ऑब्जर्वर है, दिस इज ऑल्सो ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर, एंड वन मोर ऑब्जर्वर इज देयर, ही इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग दिस पर्सन। ये पर्सन है, इसको ये तीन ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2 और ऑब्जर्वर 3 ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर तीनों के नजरिए से आप इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करने की कोशिश करोगे तो तीनों के नजरिए से इसकी पोजीशन अलग अलग आएंगी। ऑब्जर्वर नंबर 1 से हो सकता है ये 5 मीटर दूरी पे हो, ऑब्जर्वर नंबर 2 से हो सकता है कि ये 3 मीटर दूरी पे हो, और ऑब्जर्वर नंबर 3 से ये हो सकता है कि 4 मीटर दूरी पे हो। तो सबके ऑब्जर्वेशन इस पर्सन के लिए अलग अलग होंगे। सबके ऑब्जर्वेशन इस पर्सन के लिए अलग अलग होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसको ऑब्जर्व करने वाले तीन अलग अलग ऑब्जर्वर थे और उनकी पोजीशन इस पर्सन के हिसाब से अलग अलग जगह पे थी, तो उनका जो ऑब्जर्वेशन रहेगा वो सबका अलग अलग रहेगा। तो फिर ऐसा हर बार नहीं होना चाहिए करके कोई भी पार्टिकल को या कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें उसकी पोजीशन डिस्क्राइब करना है तो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं या फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। whenever you have to describe the position of the particle, we are using a frame of reference, we are using a coordinate system, and for locating the position of the particle we are having a vector which is called as a position vector. आपको स्केलर्स एंड वेक्टर चैप्टर में या मैथमेटिकल मेथड चैप्टर में मैंने पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया था। ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब करता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन अ गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सच अ वेक्टर इज कॉल्ड एज अ पोजीशन वेक्टर। तो जैसे कि अगर मैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर मेरा पार्टिकल पी है और ये ओरिजिन है, तो हम ओपी करके ये वेक्टर बनाएंगे। तो हमारा ओपी बार जो है वो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। तो ये ओपी बार उस वेक्टर की पोजीशन बताने का काम करेगा, ठीक है ना? अगर तुम्हारा पार्टिकल तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, बोले तो एक्स वाई और जेड एक्सिस में है। अगर तुम्हारा पार्टिकल जो है स्पेस में है, देखो स्पेस यानी 3D, स्पेस में है मतलब खुली जगह, तो उसको 3D बोलते। और प्लेन अगर होगा तो उसको बोलते 2D। मोशन इन अ प्लेन इज 2 डायमेंशनल, मोशन इन अ प्लेन इज 2D एंड मोशन इन अ स्पेस इज अ 3D। तो अगर आपको 3D में पार्टिकल को डिस्क्राइब करना है तो आपका एक्स एक्सिस भी आएगा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस आएंगे और ये आपका ओरिजिन आएगा। तो उस वक्त आपके पार्टिकल के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होगी। और अगर सिर्फ 2D में यानी कि प्लेन में अगर वाई एक्स और वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस नहीं है, तो उस पार्टिकल के सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स और वाई। तो उस वक्त आपका वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर आपको कैसे लिखा जाएगा? जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे लिख रही हूँ, वेक्टर ओपी बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इन 2D। और वही वेक्टर अगर 3D में होगा तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हम लोग ने ऑलरेडी मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर में सीखा है। तो दिस इज व्हाट अबाउट अ पोजीशन, कि वेक्टर की पोजीशन जो है यानी पार्टिकल की पोजीशन जो है वो पोजीशन वेक्टर से डिस्क्राइब करी जा सकती है। उसके बाद हम आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, रेस्ट पोजीशन एंड मोशन। रेस्ट पोजीशन यानी क्या और मोशन यानी क्या? तो ये आपको बेसिक टर्म्स इन फिजिक्स वेरी फर्स्ट, जब मैंने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ाए थे तभी मैंने इन दोनों की डेफिनेशन आपको बताई थी। तो मैं आज उसको एक बार रिवाइज कर देती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट पोजीशन? What do you mean by rest condition या rest position? If the position of the particle is not changing with respect to surrounding, अगर एखादे बॉडी की या अगर एखादे पार्टिकल की पोजीशन सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं होती है, टाइम गुजरते जा रहा है, as the time passes but the position of the particle not changes with respect to surrounding और with respect to frame of reference, आप सराउंडिंग नहीं बोलना है,
तो विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हो, मतलब तुम्हारा पार्टिकल जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से आपकी पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो बिल्कुल वहीं के वहीं है, तो आप कहते हो कि पार्टिकल रेस्ट में है। फिर मोशन में है ऐसा कब कहते हैं कि जब आपके पार्टिकल की पोजीशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस टाइम के अनुसार कंटिन्यूसली बदलते जा रही है, तब तुम्हारा पार्टिकल मोशन में है ऐसा कहते हैं। तो ये कंसेप्ट सिंपल है। रेस्ट मोशन, ये रेस्ट कंडीशन या मोशन मतलब क्या? रेस्ट मतलब अगर तुम्हारे पार्टिकल की पोजीशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से या सराउंडिंग के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बदलती, तब तुम्हारा पार्टिकल रेस्ट में है ऐसा कहते हैं। और अगर उसकी पोजीशन टाइम के अनुसार बदलते जा रही है, तब वो मोशन में है ऐसा कहते हैं। तो अभी ये हम जो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मोशन इन वन डायमेंशन, और तो उसमें हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन एंड मोशन इन थ्री डायमेंशन। तो मोशन इन वन डी किसको बोलते हैं? मोशन इन वन डी के एग्जाम्पल 1D, देन 2D एंड 3D। तो 1D में क्या है? इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इफ द बॉडी और द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक सीधे लाइन में चल रहा है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज अ मोशन इन वन डायमेंशन। फिर मोशन इन टू डायमेंशन कैसा? मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ प्लेन, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ प्लेन, प्लेन मतलब एक्स वाई एक्सिस या वाई जेड एक्सिस या एक्स जेड एक्सिस, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ प्लेन। तो इसको बोलते हैं 2D, टू डायमेंशन, कि इसमें कोई भी दो एक्सिस होंगे, आइदर एक्स वाई एक्सिस में होगा या वाई जेड एक्सिस में पार्टिकल चल रहा होगा या एक्स जेड एक्सिस में चल रहा होगा, तो इसको बोलते हैं मोशन इन 2D। उसके बाद आता मोशन इन 3D, मतलब मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्पेस, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्पेस। अभी हम लोग जब सिनेमा में यानी टॉकीज में 3D पिक्चर देखने जाते हैं, तो हमको देखो कोई भी 3D पिक्चर और 2D पिक्चर में हमें फर्क नजर आता है। 3D पिक्चर देखने के लिए हम एक स्पेशली 3D स्पेक्टाकल्स या चश्मा लगाते या कोई हमको देते डिवाइस, उसको इस्तेमाल करके हम 3D पिक्चर देखते। तो जैसे अभी कोई एक पिक्चर आया था अजय देवगन का, तो उसमें देखो वो किले पे चढ़ता है या फोर्ट पे चढ़ता है या उतरते यहाँ से रस्सी से इधर उधर जाते, तो ऐसा लगता मानो कि हमारे तरफ आ रहे या हमारे बिल्कुल हमारे विजन में ऐसा लगता है कि हमारे सामने सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हम उसको 3D में देखते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में। और 2D मतलब इन जनरल साधारण मूवी जो हम लोग देखने जाते हैं वो जनरली 2D में होते हैं। तो एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या एक्स जेड कोई भी दो एक्सिस का इस्तेमाल करके वो प्लेन बना हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल। तो जैसे कि एग्जाम्पल अगर मुझे मोशन इन 2D का बोलना है या मोशन इन 1D का और या 3D के, तो सबसे पहले मोशन इन 1D का एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन 1D, दैट इज मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ car in a straight line, motion of a car in a या along a straight line or on a straight road, in a straight line, या motion of a car along a straight road, सीधे रास्ते में तुम्हारी कार चली जा रही है। और फिर motion in 2D, तो वही फिर से motion of a car along a circular road, along a circular road, मतलब जब कार चल रही है, जब स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो 1D हो गया, वो 1 डायमेंशन। लेकिन वही कार अब जब सर्कुलर टर्न लेती है, तो ध्यान में रखना कि सर्कुलर टर्न के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस में लोकेट करते हैं। देखो ये कार जब सर्कुलर टर्न लेंगी तो इसकी जो पोजीशन आएंगी वो एक्स एक्सिस में भी वो कोऑर्डिनेट आएंगे, देखो एक्स कोऑर्डिनेट भी आएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी आएगा। तो इसीलिए मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ सर्कुलर रोड, यानी सर्कुलर मोशन आपको मालूम है, सर्कुलर मोशन ये 2 डायमेंशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन ये 2 डायमेंशनल मोशन है। तो मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ सर्कुलर रोड इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। फिर 3 डायमेंशनल मोशन क्या है? मोशन ऑफ अ फ्लाइंग काइट, उड़ने वाला पतंग, बरोबर है। अभी संक्रांत में या जनवरी महीने में आप लोग पतंग उड़ाते हैं ना, काइट उड़ाते हैं कि नहीं? या मोशन ऑफ अ बर्ड इन द स्काई, पंछी उड़ रहा है स्काई में, तो उसका पूरा फ्रीडम है, उसको वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो वो हो गई मोशन ऑफ बॉडी इन अ 3 डायमेंशन। तो इसमें एग्जाम्पल में लिखूंगी मोशन ऑफ अ फ्लाइंग काइट, मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट बोलो, या मोशन ऑफ बर्ड्स इन अ स्पेस बोलो, और करके मोशन ऑफ
नहीं, उड़ने वाले पंछी या 3D में चलने वाले सभी ऑब्जेक्ट, या एक आधा इंसेक्ट है वो उड़ रहा है, या एक आधा बटरफ्लाई उड़ रहा है, अभी एक आधे गार्डन में बटरफ्लाई उड़ते हुए दिखता है, तो उसको कोई रेस्ट्रिक्शन होता है क्या रे बटरफ्लाई को एक्स एक्सिस में चलना या वाई एक्सिस में चलना? वो पूरा फ्री होता है, वो किसी भी एक एनी एक्सिस के तरफ चल सकता है। तो हम बोलेंगे मोशन ऑफ अ फ्लाइंग काइट, ये भी एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इन अ 3D या 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। या तो हम कह सकते हैं मोशन ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट, इनकी भी मोशन जो है वो 3 डायमेंशनल मोशन होती है। तो दीज आर समवॉट इन शॉर्ट मोशन इन 1D 2D एंड 3D, मतलब इसके एग्जाम्पल बताने की कोशिश करी। अब एक एक करके हम फीचर्स की तरफ जाएंगे, और हमारा चैप्टर जो अभी हमने स्टार्ट किया है वो मोशन इन 1 डायमेंशन है। तो उसमें सबसे पहले बेसिक टर्म जो इन्वॉल्व है उसको सीखने के लिए, और फिर धीरे धीरे हम आगे लेवल हायर लेवल पे जाएंगे। तो उसके बाद अगला कंसेप्ट आता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। ये भी मैंने आपको बहुत बेसिक में पढ़ा लिया था, आज उसको फिर से एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस यानी क्या? आपको डेफिनेशन नहीं लिखा के देने वाली हूँ, वो सब आपके कंसेप्चुअल बुक में लिखे हुए। एररलेस मैंने परचेस करने के लिए बोली है, तो यूनिवर्सल एररलेस वो नीट और JEE वालों ने परचेस करना है। और मैंने बोला था साइमल्टेनियसली अगर आप यू आर इंटरेस्टेड टू रीड मोर बुक्स तो HC वर्मा जो है वो कंसेप्चुअल के लिए रीड करने के लिए बोली है। और CET वालों को CET के बुक्स खरीदने हैं जो अपने क्लासेस में अपन प्रोवाइड करने वाले हैं, क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड करने वाले हैं, वो बुक्स खरीदने। तो जिन लोगों का नीट और JEE, प्लीज माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए। जिन लोगों का नीट और JEE उन्हें एररलेस खरीदा तो भी सफिशिएंट है, उनको फिर से CET की एक्स्ट्रा बुक्स परचेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी में आपका सब हो जाएगा। अगर आपने एररलेस खरीद ली ना, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों खरीदना है, वो खरीदने के बाद फिर से CET की बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं, अगर ऑलरेडी आप नीट और JEE की परचेस कर चुके हो, क्योंकि उतने ऑब्जेक्ट इज मोर देन सफिशिएंट। चलो अभी कोई दिमाग में शंका कुशंका नहीं रखना। चलो अभी डिस्टेंस यानी क्या वो पढ़ेंगे। तो इसकी कंसेप्ट मैंने बताई थी, द एक्चुअल पाथ लेंथ traveled by the particle between the initial and the final position. The actual path length traveled by the particle between the initial and the final position, irrespective of direction. The actual path length traveled by the particle between the initial and the final position, irrespective of direction, is called as what? Distance. ये concept हमने पहले भी पढ़ा था। The actual path length traveled by the particle between the initial and the final position, irrespective of direction, is called as distance. तो ये distance हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ध्यान में रखना। डिस्टेंस जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते वक्त हम डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। एक्चुअल पाथ हमारे पार्टिकल ने कितना ट्रैवल करा बस वही सोचते हैं। जैसे कि ये ऐसे रैंडमली जिगजैग मैनर में एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, जिगजैग मैनर में। देखो द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस ओवर हियर। तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कितना किया, फिर ये पाथ कितना किया, फिर ये पाथ एंड ये टोटल, और इस प्रकार हम उसका टोटल पाथ ट्रैवल बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऐड करके दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। तो इसीलिए इसमें हम लोग डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, और इसीलिए डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसे मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन को नोटिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर ये यूनिट आता है, SI यूनिट मीटर, CGS यूनिट सेंटीमीटर। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर आपको कोई डायमेंशन पूछे इसका, तो LMT अगर में मुझे डायमेंशन लिखना है डिस्टेंस, तो इज अ काइंड ऑफ लेंथ ओनली, तो L1 आएगा और मास 0 और टाइम 0 आएगा। सो दिस इज व्हाट अबाउट द डिस्टेंस। अब आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। ये भी डेफिनेशन हमारी हो चुकी है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल
initial and the final position. The shortest distance between the initial and the final position is called as displacement. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिस्प्लेसमेंट की अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी आप कह सकते हो, द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट. ऐसा भी कह सकते हो, द चेंज इन, शॉर्ट वाली डेफिनेशन है, द चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज also called as displacement. The change in position vector is also called as displacement. अब ये change in position vector क्या चक्कर है तो बताती हूँ. देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पर था, सुनो, और इसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1 और z1 और ये पार्टिकल p था और ये ओरिजिन था o, तो ये OP. अभी तुम्हारा पार्टिकल यहाँ गया है, ठीक है, यहाँ गया Q पॉइंट पे और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2 z2, ऐसे कोऑर्डिनेट हो गए. तो मैं अभी एक दूसरा वेक्टर निकालूंगी OQ. ये देखो ये दूसरा वेक्टर निकाला मैंने OQ. तो अभी मैंने अभी देखूंगी कि मेरा पार्टिकल कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हुआ. तो एक्चुअली मेरा पार्टिकल P से Q पे डिस्प्लेस हुआ है. तो अभी मुझे कोई पूछे कि मैडम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल के बताइए, तो मैं लिखूंगी OQ बार, देखो OQ बार माइनस OP बार इज इक्वल टू PQ बार. देखो पहले OQ बार और ये OP बार इज इक्वल टू PQ बार, मतलब P से Q पर शिफ्ट हो गया वो. तो फिर OQ बार ये सपोज R2 बार है और OP बार ये R1 बार है, तो R2 बार माइनस R1 बार इज इक्वल टू S बार. इस प्रकार मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. तो अभी ये मैं जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगी ना आपके, तभी मैं आपको बताऊंगी कि वेक्टर फॉर्म में कैसे उसको निकालते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल के केस में एक न्यूमेरिकल ही ले लेती हूँ मैं. आई टेक न्यूमेरिकल, एक सिंपल न्यूमेरिकल ले लेते हैं. सुनो, एक वेक्टर है, उसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर था R1 बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप. ओके, और अभी उसकी नई पोजीशन वेक्टर जो है R2 बार, आप इसको OP बार कह सकते हो और इसको आप OQ बार कह सकते हो, मतलब नई वाली पोजीशन. तो वो है इसकी सपोज टू बी 9i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, ये उसकी नई वाली पोजीशन है. तो अभी मुझे किसी ने पूछा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो S बार इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. तो 9i माइनस 3i इट इज अ 6i कैप प्लस 5j माइनस 2j इट इज 3j एंड 7k माइनस 5k इज 2k कैप. तो इस प्रकार इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 6i कैप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप. और कोई मुझे पूछे कि मैग्नीट्यूड कितना हुआ इसका, तो मैं फिर वो, अब इसका मैग्नीट्यूड पता है ना आपको कैसे निकालना, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसा करके मैग्नीट्यूड निकालोगे, जो हम लोग सुबह में मैथमेटिकल मेथड चैप्टर में सीखे थे. मैग्नीट्यूड कैसे निकालना, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. अगर एक आधा वेक्टर आपको मालूम हो जाता है तो आप उसका मैग्नीट्यूड इस प्रकार निकाल सकते हो. ये मैंने एक एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल दिया, इतने सस्ते एग्जाम्पल नहीं होते हैं एंट्रेंस के बैच में, ये ऐसे ही आपको समझने के लिए करवाया है. आपकी धीरे धीरे मैं बिल्कुल लेवल बढ़ाऊंगी कि हाउ टू इंक्रीज योर लेवल ऑफ थिंकिंग इन फिजिक्स, लेकिन उसके लिए थोड़ा थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, रेगुलर क्लास में रहना पड़ेगा. और रेगुलर क्लास में रहना और उसके साथ साथ फुल कंसंट्रेशन से सुनना पड़ेगा. इधर भी एक थोड़ा सा भी 1 मिनट के लिए भी ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए. तो डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट मैंने एक बार फिर से मैं डेफिनेशन रिवाइज करवा देती हूँ डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट क्या है. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन is called as a displacement, or either you can say the change in the position vector is also called as a displacement. अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है. डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है. इसे एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है. डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. इसे एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है. इसका भी MKS यूनिट मीटर है और CGS यूनिट सेंटीमीटर है.
और इसे हमेशा कोई भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमेशा वेक्टर के रूल फॉलो किए जाते हैं। हालांकि डिस्टेंस निकालने के लिए वेक्टर के रूल फॉलो नहीं करते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए वेक्टर के रूल फॉलो करते हैं। फिर इसका भी डायमेंशन वही आएगा जो डिस्टेंस का आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेजर करना यानी इनडायरेक्टली लेंथ ही होती है ना, तो उसका भी डायमेंशन L1 M0 T0 यही आएगा। किसका? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L1 M0 डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? L1 M0 T0। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग लिखने में ज्यादा भर नहीं देंगे अभी, क्योंकि इसके नोट्स देने में मतलब नहीं, इसमें सिर्फ फॉर्मूले लिखा के दूंगी। जहां जहां बेसिक फॉर्मूले है जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूले लिखेंगे, बाकी थ्योरी तो बहुत सारी है, तो वो आपको रेफरेंस बुक जैसे मैंने बोला ना एररलेस, और वो उससे पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। इसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में और जानकारी। डिस्प्लेसमेंट कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। हालांकि डिस्टेंस के बारे में मैंने क्या बोला कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी रह सकता है, निगेटिव भी रह सकता है, और जीरो भी रह सकता है। तो अभी ना मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो कैसे कैसे रहता है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्यों रहता है। तो उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक ऐसे मैंने ऑलरेडी ऐसे एग्जांपल लिए थे क्लास में। ये नंबर लाइन है, ये जीरो यानी ये जीरो से यहाँ पे चालू हो रहा है, यहाँ पे है 10, ये 20, ये 30, ये 40 लाइक दैट। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, सपोज टू बी एक्स एक्सिस। और यहाँ है -10, -20, -30, -40, -50 एंड सो ऑन लाइक दैट, ठीक है। अभी हमारा एक पार्टिकल है, उसका मैं पहले पाथ बताती हूँ। द पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल। ये पॉइंट को नाम देते O, ये पॉइंट को नाम देते हैं P, और ये पॉइंट को नाम देते हैं Q, और ये पॉइंट को नाम देते हैं R। ये देखो थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं लेबलिंग करने के लिए। ये पॉइंट है R, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। ओके, अभी हमारा जो पार्टिकल है ना, वो कैसे पाथ फॉलो कर रहा है देखो। द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल इज O से P, P से Q, और Q से वापस O। देखो रे, हमारा एक पार्टिकल है, उसका पहला जो पाथ चल रहा है वो है O से P, P से Q, और Q से वापस O। अभी कोई मुझे पूछे कि इस एग्जाम्पल में हमारे पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो मैं डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? एक्चुअल पाथ, सिर्फ एक्चुअल पाथ मेजर करूंगी। सुन लो सुन लो सुन लो, माइक ऑफ रखो। सिर्फ एक्चुअल पाथ में काउंट करूंगी। O से P, देखो O से P, ठीक है, फिर P से Q, और फिर Q से वापस O। तो गिनते हैं कितना हो गया। ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50 पूरे, और वापस फिर से देखो 10, 20, 30, 40 और 50। तो ये तो पूरे 100 हो गए। पहले ये जाते वक्त की 50, वापस आते वक्त की 50, 50 + 50 यानी 100 मीटर हो गए। 50 + 50 यानी 100 मीटर हो गया डिस्टेंस। अभी हम निकालेंगे इसी एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट। प्लीज कीप योर माइक ऑफ। अभी इसी एग्जाम्पल में हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो अभी जैसे कि मैंने कहा आपको कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे डायरेक्शन को भी कंसीडर करना जरूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट की आपको डेफिनेशन याद दिलाती हूँ। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो अभी जरा देखना, तो हमारे पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है O, और फाइनल पोजीशन भी क्या है O, मतलब जहां से निकला था वहीं पे वापस आया है। तो जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वही उसकी फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। देखो एक ही एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल। हमारा पार्टिकल O से P जा रहा, P से Q जा रहा, और Q से वापस रिटर्न होके O पे ही आ रहा। तो ऐसी दरमियान इस एग्जाम्पल में हमारा डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव आया है, कितना? 50,
और आते वक्त की 50, जाते वक्त की 50, तो 100 मीटर। लेकिन इस एग्जाम्पल में हमारा डिस्प्लेसमेंट आया है सिर्फ 0, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन वही थी। और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। तो उसकी इनिशियल लोकेशन भी वही थी और फाइनल लोकेशन भी वही है, और इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0। अभी दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, उस एग्जाम्पल में देखते हैं कि डिस्टेंस क्या आता है और डिस्प्लेसमेंट क्या आता है। तो हमारा पार्टिकल जो है वो ओ से पी जा रहा है और पी से जा रहा है सपोज टू बी क्यू, बस ओ से पी और पी से क्यू और क्यू से पी, ठीक है।
less than or equal to 1. B option. Equals to 1. Equal to Greater than and equal to 1. Greater than and equal to 1. Option A. A. Option A. Equal to 1. Option A.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hundred meter. 100 meter. 100 meter. 10 meter per 10 meter second. per second. 100. 0. 0. 0. Hundred meter. 100 meter. 100 meter. 100. 10. 10 meter per 10 meter per second. -4 meter per second.
Positive. 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 Positive.